कुक्नालिम। इस सारे खून खराबे और राजनीतिक साजिश की कहानी में ये याद रखना जरूरी है कि नागालैंड कितना खूबसूरत है। मुझे अपनी मन की आंखों से नीली पहाड़ियों की उन अनंत परतों, गहरी हरी घाटियों में वापस जाना है, जहां नदियां छिपी हैं, जहां दुर्लभ मछली पकड़ने वाली बिल्लियां प्रियोनेलुरस विवरनस धैर्यपूर्वक अपने शिकार का पीछा करती पाई जा सकती हैं। मुझे बताया गया है कि नागालैंड में ऑर्किड की 300 से ज्यादा किस्में हैं। मुझे ये तरीका पसंद है। अगर आप मजबूत महसूस कर रहे हैं तो आप एक ही दिन में घने वर्षावन और उसके सांपों, कछुओं, पेड़ के मेंढकों और ऊंचे लहराते बांस के झुरमुटों से होते हुए, शानदार रोडोडेंड्रोन के बागानों और राजसी ऑर्किड से सजे खेतों से होते हुए, फिर से चेस्टनट, ओक, बाच, चेरी, मेपल, लॉरेल, अंजीर और मैग्नोलिया से सजी ढलानों से होते हुए अल्पाइन चरागाहों तक पहुंच सकते हैं, जहां ऐसे फूल लगे हैं जिन्हें आप स्विस गर्मियों के एडेलवाइस और जेंटियन समझ सकते हैं। और यदि आप शांत हैं तथा सैनिकों की भीड़ और हथियारों की टक्कर से दूर हैं, तो आप शर्मीले और अपरिचित जानवरों से मिलेंगे। मैं भालू परिवार के सबसे छोटे भालू सन बियर से भी मिला हूँ, और यहाँ तक कि पालतू जानवर के रूप में रखे गए एक जोड़े से भी मिला हूँ। मैंने पेड़ों की शाखाओं में चहचहाते सुअर पूंछ वाले मैकाक के घने समूह देखे हैं। एक नागा किसान ने मुझे इन बंदरों का अपना पालतू समूह दिखाया। वे उसके लिए सबसे ऊंचे पेड़ों से नारियल लाते हैं। पक्षियों में मुझे दुर्लभ ब्लिथ के ट्रागोपेन, एक सुंदर लाल गले वाला तीतर, देखकर खुशी हुई और मैंने तेजी से दुर्लभ होते जा रहे पुष्पित हॉर्नबिल की भारी उड़ान देखी, जिनके पंख नागा लोग अपने सिर पर पहनने के लिए बेशकीमती हैं। मुझे उनके साथ रहना अच्छा लगा। उत्सुक सीटी बजाने वाली मैनाओं द्वारा छेड़े जाने के बाद मेरे धैर्य को पुरस्कृत किया गया। मैंने गौरैया के आकार के नारंगी पूंछ वाले हनीगाइड को कीटों के माचिंग के साथ व्यस्त पेड़ों की शाखाओं पर बैठते देखा। सियार, गिब्बन और भौंकने वाले हिरन कभी दूर नहीं रहते। अपने पिता के विपरीत मैंने नागा पहाड़ियों में कभी बाघ या हिम तेंदुआ नहीं देखा। हाथी, हाँ, असम के चाय बागानों और धान के खेतों की ओर जाने वाली निचली ढलानों पर, और कोहिमा के उत्तर में एक पहाड़ी की चोटी पर, लेकिन सबसे ज्यादा चमकीला बाघ सूर्यास्त के समय वर्षावनों में चमकती धारीदार पूंछ की अनिश्चित छाया भी नहीं। नागालैंड में अभी भी बाघों का शिकार किया जाता है, जहां लगभग 10 साल पहले की आखिरी आधिकारिक गणना के अनुसार लगभग 80 बाघ बचे हुए थे। दुख की बात है कि नागालैंड के वन्यजीवों का खजाना लंबे समय से खतरे में है। अपनी खूबसूरती के बावजूद जानवरों की कई नस्लों को भोजन, फर, पंख और आजकल चीनी सीमा पार बेचे जाने वाले संदिग्ध औषधियों के लिए बेतहाशा शिकार किया जाता रहा है, ताकि बूढ़े लोगों को कामुक बनाए रखा जा सके। क्या वे वियाग्रा नहीं खरीद सकते? अगर बाघ दुर्लभ हैं, तो जंगली कुत्ते पूरी तरह से गायब हो गए हैं। अधिकांश खाना पकाने के बर्तन में समाप्त हो गए हैं। आज कुत्ते का फर, जो कभी कई पारंपरिक नागा वेशभूषा में लोकप्रिय था, भालू के फर की तरह मिलना मुश्किल है। इस बीच मकड़ियों, चमगादड़, कीड़ी, मेढक और कछुए सभी को जाल में फंसाया जाता है और उन्हें उबाला जाता है और रात के खाने में चावल के साथ परोसा जाता है। कुंवारी वर्षावन का क्षेत्रफल साल दर साल घट रहा है। एक समय में यह नुकसान कमोबेश स्थायी दर पर नागाओं की पारंपरिक कटाई और जला खेती के तरीकों के कारण हुआ था। आज ये औद्योगिक पैमाने पर कटाई और कच्चे माल की खोज और निष्कर्षण के कारण होता है। दीमापुर स्टेशन की साइडिंग में लकड़ियों से लदी लंबी, छोटी रेलगाड़ियां धैर्यपूर्वक भारत की मुख्य भूमि के लिए रवाना होने की प्रतीक्षा में खड़ी रहती हैं। फिर भी नागा पहाड़ियों में एक विशेष प्राकृतिक सौंदर्य दिखाई देता है, जो जर्जर बाजारों और धुआं उगलने वाले चूल्हों से ऊपर उठता है। यहाँ एक ऐसा परिदृश्य है जिसे हिमालय के दक्षिण पूर्वी सिरे पर 3 पर्वत श्रृंखलाओं द्वारा बीच बीच में धूप और छायादार पहाड़ियों और अचानक डूबती घाटियों के एक भयावह समुद्री दृश्य में धकेल दिया गया है। कुछ रोशनी में पहाड़ियाँ ऐसी दिखती हैं, एक विशेष रूप से कल्पनाशील कलाकार की रचना। मुझे ये सब याद रखना है और इसे अपने दिमाग में एक फिल्म की तरह चलाना है। खासकर इसलिए क्योंकि नागालैंड के हालिया इतिहास में युद्ध और क्रूर आंतरिक राजनीति का इतना बोलबाला रहा है कि यह भूमि मानवीय कहानियों में महत्वहीन लग सकती है, या फिर बस एक तरह की नर्म फोकस पृष्ठभूमि के रूप में मौजूद है।
फिर भी इस तीव्र रंग, स्वादिष्ट सुगंध, दांतेदार परिदृश्य ने कई नागा जनजातियों के जीवन और चरित्र को काफी हद तक निर्धारित किया है। एक खूबसूरत शाम को बैठकर एक पारंपरिक पहाड़ी गांव को देखना, जिसकी झबरा छतों पर गांव के सामुदायिक मोरन के चारों ओर बेतरतीब ढंग से इकट्ठी की गई है, जिसके दरवाजे पर बैलों के सींग लगे हैं, एक दृश्य और उस जगह की भावना का आनंद लेना है जो सैकड़ों सालों से अपरिवर्तित है। आधुनिक तकनीक और जिसे हम जीवन शैली कहते हैं कि सभी चमकदार अपील के बावजूद ये देखना मुश्किल नहीं है कि अगर आप यहाँ रहते हैं तो आप इस तरह की जीवन शैली को बनाए रखने के लिए क्यों लड़ेंगे। कुछ समय पहले जब सूरज डूब रहा था, बंदर चिल्ला रहे थे और कीड़ों का शोर गर्म हवा में गूंज रहा था, तो मैंने अपने पिता और दादा, परदादा और दूर के चचेरे भाई बहनों के बारे में सोचा, जो इस भूमि को, इसके पहाड़ों, इसके वनस्पतियों और जीवों, इसके विशिष्ट लोगों और इसकी सुंदरता के लिए प्यार करते थे। वे नक्शा बनाने, स्कूल बनवाने, चिकित्सा सहायता देने और कभी-कभी व्यवस्था बनाए रखने के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने जो देखा उसका रेखाचित्र बनाया, जो सुना उसे नोट किया, और जब वे सेवानिवृत्त हुए या उन्हें भारत छोड़ने के लिए कहा गया तो वे क्लबों में या घर पर रात के खाने के लिए करी और चावल के साथ बैठते थे और अभी भी नागा पहाड़ियों की नीली छाया देखते थे जब सूरज डूबता था और टॉनिक के साथ जिन की बोतलें खोली जाती थीं। बेशक बर्फ नहीं किया। अब राज्य के नए समतल, यदि सीमित और सावधानीपूर्वक गश्त वाले पर्यटक मार्ग से कुछ आगंतुक आते हैं तो उन्हें, यहाँ तक कि स्वयं नागा भी, संदेह की वस्तु के रूप में देखते हैं। नागालैंड के परिदृश्य खूबसूरत हैं, लेकिन उनमें जो मासूमियत थी वह अब खत्म हो चुकी है। मेरी मित्र ग्रेस, जो कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्राणीशास्त्र और वनस्पति विज्ञान में M.Sc. की डिग्री प्राप्त हो नागा है, एक शाम मेरे साथ बैठी थीं। चुनगटिया के अपने आदिवासी गांव में लाल चाय और अदरक के बिस्कुट के मग के साथ हमने मासूमियत के इस विचार पर चर्चा की। अंग्रेजों के आने से पहले नागा जीवन के बारे में वस्तुतः कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है, उन्होंने कहा, इसलिए हम केवल लोकगीत और पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कहानियों को सुन सकते हैं ताकि बंदूकों और मशीनों से पहले का जीवन कैसा था, इसकी तस्वीर मिल सके। लेकिन अगर आप चुनगटिया युद्ध नृत्य देखें, ये नागालैंड में बहुत प्रसिद्ध है, तो आपको कुछ अंदाजा हो जाएगा कि जब वे बनना चाहते थे तो जनजातियां कितनी आक्रामक रही होंगी। आपको नागालैंड की सुंदरता पसंद है और आप स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपका दृष्टिकोण रोमांटिक है। क्या हम सभी ने अपनी मासूमियत तब नहीं खो दी थी जब आदम और हव्वा को स्वर्ग से निकाल दिया गया था? ग्रेस इस बात का उदाहरण है कि 21वीं सदी में नागालैंड, या कम से कम नागालैंड का एक हिस्सा, किस तरह बदल रहा है। सुशिक्षित, ऊर्जावान और बुद्धिमान नागा दोस्तों का उनका समूह तेजी से घर से बाहर निकल रहा है और न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में अध्ययन कर रहा है। वो कम से कम वापस तो आए, और एक ऐसे गांव में जहां पीने के पानी के लिए एक सामुदायिक स्टैंडपाइप और उसके काले बालों के घूंघट धोने के लिए स्मार्ट सिडनी बाथरूम में पावर शॉवर या समुद्र के किनारे चमचमाते बार में ठंडे मिनरल वाटर की बोतलों के बराबर नहीं है। ओह हाँ, मेरा मतलब है, हम में से कई लोग ऐसा करते हैं, वह कहती है। हमें भी ये पहाड़ियाँ बहुत पसंद हैं। मुझे छात्रवृत्ति पर ऑस्ट्रेलिया जाने का सौभाग्य मिला। मुझे वहाँ रहना बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक सप्ताहांत मुझे सिडनी के बाहर ब्लू माउंटेन में ले जाया गया और मैं रोने लगी। ये बहुत सुंदर था, लेकिन इसने मुझे हमारी अपनी ब्लू हिल्स की याद दिला दी। और मेरी पीढ़ी के लिए करने के लिए बहुत कुछ है। हम गुटों के लिए लड़ना नहीं चाहते, हम अपने सभी लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। मैं इस बात से प्रभावित हूँ कि ग्रेस जैसे युवा किस तरह से ये देखने के लिए तत्पर है कि कैसे नागा परंपराएं और जीवन के तरीके, नागा गीत, नृत्य, ऊर्जा, समारोह, शिल्प और कहानी सुनाना अभी भी अतिक्रमणकारी वैश्विक अर्थव्यवस्था के कामकाज में बुना जा सकता है। इसी तरह दुनिया के विभिन्न हिस्सों में रहने और काम करने वाले नागाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, आमतौर पर सफलतापूर्वक। वास्तव में जितना अधिक नागा लोग इसमें भाग लेते हैं, आधुनिक दुनिया में नागालैंड में चल रही अंदरूनी लड़ाई उतनी ही बेतुकी लगेगी।
जितना ज्यादा नागा लोग अपनी कहानी बाकी दुनिया को बताएंगे, भारत के लिए 1963 में नागा हिल्स पर लगाए गए राज्य पर लगाम लगाने की संभावना उतनी ही कम होगी। ये लोग नरभक्षी हैं। हाँ, नरभक्षी। एक बिल्कुल आकर्षक इंजन ड्राइवर ने मुझे बताया कि उसका इंजन सजावटी चांदी के सितारों से जड़ी एक तेलयुक्त काली WP पैसिफिक करीब 20 साल पहले पुरानी दिल्ली स्टेशन के एक प्लेटफॉर्म के अंत में पानी पिलाया जा रहा था। बहुत बर्बर, और मैं आपको बताता हूँ, बहुत ज्यादा परेशानी। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप वहाँ क्यों जाना चाहते हैं। उन्हें असम राइफल्स के हवाले कर दीजिए। वे जानते हैं कि इन लोगों से कैसे निपटना है। जैसे जैसे नागा लोग यूरोपीय, उत्तरी अमेरिकी और ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर बन रहे हैं, मुख्य भूमि के भारतीयों द्वारा की जाने वाली नस्लवादी टिप्पणियां और भी खोखली लगने लगेंगी। जब तक नागा संस्कृति को तेजी से वैश्विक होती अर्थव्यवस्था में पनपने दिया जा सकता है, तब तक नागा लोगों के लिए खुद को डराए धमकाए गए अलगाव की स्थिति से बचाना संभव हो सकता है। दिल्ली नागालैंड पर अपनी कठोर पकड़ को ढीला करेगी या नहीं, यह एक और सवाल है। और अगर नागालैंड को दुनिया के लिए खोलना है और नेहरू के शब्दों में अपनी प्रतिभा या मार्गदर्शक भावना के अनुसार विकसित होना है, तो इसका उत्तर देने की सख्त जरूरत है। 2007 की गर्मियों और शरद ऋतु में प्रतिद्वंद्वी NSCN गुटों के सदस्यों के बीच और अधिक हत्याओं की खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए सेंट्रल वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी साहित्य के नागा मूल के प्रोफेसर डॉक्टर पॉल पिमोमो ने एक शक्तिशाली निबंध लिखा, जिसमें युद्धरत समूहों के बीच विभाजन की मूर्खता की तुलना आयरिश गृह युद्ध और फिलिस्तीन में वर्तमान संघर्ष के विनाशकारी प्रभावों से की गई, जो इन दो संकटग्रस्त देशों के भविष्य पर पड़ रहा है। पिमोमो ने कहा कि हालांकि NSCN कार्यकर्ताओं ने अच्छे इरादों के साथ शुरुआत की थी, लेकिन अब उन्हें नागाओं की युवा पीढ़ी द्वारा पुराना और यहाँ तक कि बेतुका माना जाता है। ऐसा लगता है जैसे वे कह रहे हों, आइए एक दूसरे को मार डालें, एक दूसरे की संपत्ति और प्रतिष्ठा को नष्ट कर दें और इस प्रक्रिया में नागाओं में भय और असुरक्षा पैदा करें, क्योंकि हम एक दूसरे के खिलाफ हैं। नागा देशभक्त जो अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं। बेशक इस कथन का कोई मतलब नहीं है, और यह वह नहीं है जो IM या किट ने खुद के लिए या नागा लोगों के लिए करने का लक्ष्य रखा है। लेकिन इरादा हो या न हो, नागालैंड में जनता पर उनके कार्यों का प्रभाव, साथ ही लोगों के मन में उनके द्वारा बनाई गई धारणा वास्तविक है। IM और किट दोनों को अपने बारे में इस वास्तविकता को पहचानने और स्थिति से जल्दी से निपटने की जरूरत है। जून 2007 में मोन जिले के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शहर तिजित में असम राइफल्स की नाक के नीचे NSCN IM और के गुटों के बीच सशस्त्र झड़पें हुईं। भयभीत नागरिकों के अपने घरों से भागने पर दिनदहाड़े मशीनगनों, ग्रेनेड और मोर्टार से गोलीबारी की गई। हमले के बाद NSCN IM के एक नेता R.H. रेजिंग ने बताया कि असम राइफल्स हमें निशाना बनाने के लिए अपने हथियार, गोला बारूद, परिवहन और अन्य रसद सहायता प्रदान करके खापलांग समूह के साथ सहयोग कर रही है, इसलिए स्पष्ट रूप से प्रतिद्वंद्वी समूह को दंडित किया जाना चाहिए। लेकिन उसी घटना के बारे में NSCN के एक आधिकारिक बयान में कहा गया, NSCN IM आतंकवादियों का एक गिरोह है और खुलेआम 2001 संघर्ष विराम के नियमों का उल्लंघन कर रहा है, इसलिए उन्हें भी दंडित करने की आवश्यकता है। आयरिश अनुभव से तुलना करते हुए पिमोमो सुझाव देते हैं कि आज नागालैंड में NSCN के दो गुटों के बीच जो कुछ चल रहा है, वह माइकल कोलिंस के नेतृत्व वाले आयरिश फ्री स्टेट संधि के समर्थकों और इमोन डी वलेरा के नेतृत्व वाले संधि विरोधी रिपब्लिकन समूह के बीच घातक प्रतिद्वंद्विता के समान है। आयरिश लोग अभी भी एकजुट आयरिश राष्ट्र के लिए अपने संघर्ष के महत्वपूर्ण मोड़ पर उन नेताओं की दूरदर्शिता की कमी की कीमत चुका रहे हैं। आज की तारीख तक पिमोमो ने फिलिस्तीन में फतह पार्टी और हमास के बीच तीखे संघर्ष का हवाला देते हुए कहा, हमास और फतह ने जो कुछ किया है, उसने फिलिस्तीनी लोगों के मातृभूमि के सपने को पटरी से उतार दिया है। 1948 के बाद से फिलिस्तीनी कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से इतने दूर नहीं रहे जितना कि वे आज फतह हमास प्रतिद्वंद्विता के कारण हैं। नागा गुटों के बीच एकता का आह्वान करते हुए पिमोमो ने अपने निबंध को आयरलैंड के एक अन्य संदर्भ के साथ समाप्त किया।
लेकिन नागा लोगों के लिए इससे भी ज्यादा प्रासंगिक और सार्थक है। द स्नाइपर में एक आयरिश सैनिक की कहानी, जिसे लियाम ओ फ्लेहर्टी ने लिखा है, जिसने गृहयुद्ध के दौरान रिपब्लिकन की तरफ से फ्री स्टेटर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। कहानी डबलिन में शाम के समय की है, जिसमें पृष्ठभूमि में भारी बंदूकों की आवाज है और प्रतिद्वंद्वी सेनाओं के राइफल स्नाइपर सड़कों पर छिपते, चकमा देते और एक दूसरे का शिकार करते हैं। दुश्मन पर एक गहन और जटिल हमले के बाद कहानी में कुशल स्नाइपर सड़क के उस पार एक इमारत की छत पर एक सैनिक को गोली मार देता है। वह दुश्मन को जमीन पर गिरता हुआ देखता है और कांप उठता है। युद्ध की लालसा अचानक उसके अंदर से मर जाती है। वह पश्चाताप से भर जाता है। वो युद्ध को कोसता है, खुद को कोसता है, सबको कोसता है। वह अपने द्वारा मारे गए दुश्मन की पहचान के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो जाता है, इसलिए गोलियों की बौछार से बचते हुए जहां शव गिरा था वहां चुपके से जाता है। फिर लाश के बगल में खुद को नीचे गिराते हुए स्नाइपर ने शव को पलटा और अपने भाई के चेहरे को देखा। क्या नागालैंड में कोई भी हजारों मील दूर संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रशांत तट पर प्रोफेसर की बुद्धिमानी भरी बातें सुन रहा था? स्पष्ट रूप से नहीं। तिजित में खूनी घटना के एक सप्ताह बाद NSCN-IAMP ने वहां खापलांग समूह के शिविर पर हमला किया, जिसमें लोहाको गांव के तहजैन कोन्याक की मौत हो गई और अन्य घायल हो गए। NSCN-IAMP के ब्रिगेडियर फोथिंग शिमरंग ने कहा कि उनकी सेना अपने प्रतिद्वंद्वियों को तिजित में या उसके आसपास शिविर स्थापित करने की अनुमति नहीं देगी, क्योंकि यह क्षेत्र कई वर्षों से NSCN-IAMP की कमान में था। इस बीच असम राइफल्स हमेशा प्रतिद्वंद्वी नागा गुटों के एक दूसरे पर हमला करने के दौरान चुपचाप खड़ी नहीं रहती। जुलाई 2006 में मणिपुर के तामेंगलोंग जिले के नोनी के 6 बुरी तरह घायल ग्रामीणों को भारतीय सैन्य बल के साथ टकराव के बाद इम्फाल के अस्पताल में ले जाया गया, जिनमें 5 किशोर स्कूली लड़कियां भी शामिल थीं, जो अभी भी अपनी वर्दी में थीं। करीब 500 ग्रामीणों को घायल कर दिया गया था। असम राइफल्स कैंप के बाहर प्रदर्शन किया, जिसमें तौसांग गांव के 22 वर्षीय शिमोन काबुई की रिहाई की मांग की गई, जिसे असम राइफल्स ने NSCN-IAMP का सदस्य बताया है। सैनिकों ने दावा किया कि उन पर पत्थर फेंके गए थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने खुद का बचाव किया, जिस तरह से सशस्त्र सैनिक करते हैं। नगा गुटों के बीच लड़ाई केवल बहुसंख्यक भारतीयों या कम से कम उन लोगों को जो उत्तर पूर्व में संघर्ष के बारे में जानते हैं, को यह विश्वास दिलाने के लिए प्रोत्साहित करती है कि ब्रह्मपुत्र के किनारे होने वाली किसी भी बुरी घटना के लिए नगा ही जिम्मेदार हैं। अक्टूबर 2004 में दीमापुर में एक सुबह 2 बम विस्फोट हुए, एक रेलवे स्टेशन पर, दूसरा शहर के भीड़ भरे हांगकांग बाजार में। 28 लोग मारे गए और 100 से अधिक घायल हो गए। मैंने जिन लोगों से बात की, उन सभी ने NSCN पर उंगली उठाई। कुछ ने कहा कि यह IAMP समूह है जो कि प्रवृत्ति को बढ़ावा देना चाहता है, जबकि अन्य ने इसके ठीक विपरीत कहा। दोनों में से कोई भी समूह दीमापुर स्टेशन या हांगकांग बाजार पर हमला क्यों करेगा, ये बात भारतीयों या नगा लोगों को परेशान करती है। BBC के संवाददाता सुबीर भौमिक ने बताया कि यह हमला संभवतः नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड NDFB का काम था, जो एक गुरिल्ला समूह है जिसका संबंध NSCN-IAMP से है, लेकिन मध्य दीमापुर पर बमबारी निश्चित रूप से ऐसी चीज होगी जिसे कोई भी मुख्यधारा का नगा कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं कर सकता या नहीं करेगा। यह हो सकता है कि वे ऐसा करें। चाहे जो भी हो, नागा समूहों को कई लोगों द्वारा दोषी ठहराया गया, जिनके लिए किसी भी मामले में भारतीय उत्तर पूर्व में कई मुक्ति सेनाओं के बीच अंतर को समझाना मुश्किल होता, या आपको ये बताना मुश्किल होता कि कौन सी सेना कार्रवाई में थी और कौन सी स्थगित थी। यह इस बात पर निर्भर करता था कि किसने दिल्ली के साथ युद्ध विराम पर हस्ताक्षर किए थे और कितने समय के लिए। NSCN के और IAMP एक दूसरे पर हमला करना और ताना मारना जारी रखते हैं। IAMP दिल्ली की मीटिंग रूम में बैठकर नागा स्वतंत्रता के सवाल का कोई दीर्घकालिक समाधान तलाश रहा है, जबकि के गुट पीछे खड़ा है और सहयोग करने से इनकार कर रहा है। के एक नेता कुघलू मुलातोनू ने कहा है कि IAM और भारत सरकार के बीच बातचीत ने IAM समूह को एक कठपुतली बना दिया है। उन्होंने कहा, भारत सरकार के हाथों में ये सब है।
कुछ सालों में ये लोग वंदे मातरम गाना शुरू कर देंगे। यह एक तीखा आरोप है। वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रगान है, लेकिन ये दिखाने के लिए कि उपमहाद्वीप में राजनीति कितनी गुटबाजी और समस्या मूलक हो सकती है तथा सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं में मतभेद कैसे हो सकते हैं, वंदे मातरम भारत में विवाद का स्रोत बना हुआ है। 1876 में बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय द्वारा लिखे गए इस राष्ट्रगान का अंग्रेजी में अर्थ कुछ इस प्रकार है। माँ तुझे प्रणाम, तेरी तेज बहती धाराओं से समृद्ध, बागों की चमक से उज्ज्वल, तेरी प्रसन्नता भरी हवाओं से शीतल, लहराते हरे खेत, शक्ति की माता, मुक्त माता। या शायद इस तरह, हे माँ, मैं तुझे नमन करता हूँ, तू भरपूर पानी से भरी है, भरपूर फल से भरी है, दक्षिण की हवाओं से शीतल है, कटनी की फसलों से काली है। माँ, क्योंकि कुछ मुसलमान इस बात को लेकर अनिश्चित हैं कि शुरुआती शब्दों में भारत माता की पूजा करने का भाव है या फिर उन्हें सलाम करने का, इसलिए वे अपना राष्ट्रगान गाने से इनकार कर देते हैं। हालांकि यह शब्दाडंबर का अनावश्यक रूप से पांडित्यपूर्ण खेल लगता है, लेकिन यह अजीबोगरीब स्थिति भारतीय जीवन की असाधारण जटिलता को रेखांकित करती है। कुछ भी कभी सरल नहीं होता, गुटबाजी व्याप्त है। लेकिन कौन जानता है कि अभी भी वंदे मातरम कौन गा रहा होगा। भारतीय सेना के मुख्य भाग के लिए नागालैंड के हत्याकांड के दिन काफी हद तक खत्म हो चुके हैं, अगर भुलाए नहीं गए हैं। सेना के ऑपरेशन गुड सिमरिटन के तहत सड़कें, खेल के मैदान और पानी की आपूर्ति का निर्माण किया जा रहा है। वे कम से कम निचले इलाकों के नागा लोगों के दिल और दिमाग को जीतने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और कुछ हद तक वे सफल भी हो सकते हैं। स्थानीय राज्य के राजनेताओं के बारे में डेविड वार्ड कहते हैं, वे लोमड़ी और शिकारी कुत्तों दोनों के साथ चलते हैं और नई दिल्ली में अपने लाभार्थियों की जेबें काटते हुए जय हिंद, भारत अमर रहे चिल्लाने की परवाह नहीं करते हैं और दीमापुर में नागालैंड गेट पार करने के बाद कुकनलिम विजय चिल्लाते हैं ताकि उनकी मेज से गिरे कुछ टुकड़ों से राष्ट्रवादियों को खुश किया जा सके। इस बीच थुइंगालेंग मुइवा ने अक्टूबर 2007 के अंत में दिल्ली स्थित समाचार एजेंसी एशिया न्यूज इंटरनेशनल को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि दिल्ली के साथ एक दशक की शांति वार्ता समाप्त होने वाली है। मुइवा ने कहा कि यदि वार्ता फिर से टूटती है तो NSCN-IM के कार्यकर्ताओं को वापस जंगल में जाने के लिए मजबूर किया जाएगा। पिछले 10 वर्षों से, उन्होंने आगे कहा, हम बात करते ही जा रहे हैं। वे भारत के समूह को हथियार और गोला बारूद दे रहे हैं और कि हमारे साथ लड़ रहा है। अगर जंगल बेहतर है तो हमें जाना होगा। आप भारतीय अपमान को सहन करते हुए नहीं दिख सकते। हमने बहुत धैर्य रखा है, युद्ध विराम संकट में है। कुछ नागा, विशेष रूप से सरकारी नौकरी वाले, आज अच्छा कर रहे होंगे, लेकिन नागा राष्ट्रवादी सेनाएं अभी भी बहुत आगे बढ़ रही हैं, भले ही उनके लक्ष्य पहले से कहीं अधिक भ्रमित दिखाई देते हैं। मुइवा और NSCN-IM के अध्यक्ष इसाक चिसिसवू कहते दिख रहे हैं कि वे अब नागालैंड के भारतीय संघ का हिस्सा बनने से खुश हैं। हालांकि नागालैंड से उनका मतलब नागालिम या ग्रेटर नागालैंड है, और भले ही नागालिम के भारतीय हिस्से में रहने वाले सभी नागा, जिसमें मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और असम के हिस्से शामिल हैं, मुइवा और चिसिसवू से सहमत हों, लेकिन यह संभावना नहीं है कि इनमें से कोई भी राज्य ग्रेटर नागालैंड बनाने के लिए अपने इलाके का 1 एकड़ भी छोड़ देगा। और बर्मा तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। तो फिर चेकमेट, या फिर सबसे अच्छा तो गतिरोध। लंबे समय से विभाजित नागा राष्ट्रीय आंदोलन के बुजुर्ग नेता पूर्णकालिक लड़ाई पर लौटने पर विचार कर रहे हैं, वहीं नागालैंड खुद भी बदल रहा है। उदाहरण के लिए, मिस नागालैंड 2007 सौंदर्य प्रतियोगिता को ही लें, जिसे ब्यूटी एंड एस्थेटिक्स सोसाइटी ऑफ नागालैंड ने उस साल 1 दिसंबर को कोहिमा के स्टेट अकेडमी हॉल में आयोजित किया था। विजेता सुंदर मिस इम्सुलेमला मिस मोकोकचुंग 2007 थीं, जिन्होंने 50,000 रुपये, उस समय लगभग 625 पाउंड का नकद पुरस्कार जीता, साथ ही उपहार और हैम्पर्स भी जीते। अपने शानदार स्वीकृति भाषण में मिस इम्सुलेमला ने कहा कि उन्हें एयर होस्टेस बनने की उम्मीद है। उस शाम अन्य पुरस्कार मिस परफेक्ट, 10, मिस फोटोजेनिक, मिस ब्यूटीफुल स्किन और मिस कॉन्जेनियलिटी के लिए दिए गए।
कार्यक्रम के अंत में स्थानीय किड्स फॉर फेम टीवी टैलेंट शो के फाइनलिस्ट मास्टर सेकिथो ने हाउंड डॉग का जीवंत प्रदर्शन कर पूरे घर को झूमने पर मजबूर कर दिया। ये रॉक एंड रोल गीत है जिसे 1956 में एल्विस प्रेस्ली ने रिकॉर्ड किया था, जब नागालैंड में आग लगी हुई थी। मिस नागालैंड प्रतियोगिता को 2007 हॉर्नबिल फेस्टिवल के उद्घाटन के साथ आयोजित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जो एक आधिकारिक 7 दिवसीय कार्यक्रम है और अब तक राज्य में अपनी तरह का सबसे बड़ा आयोजन है। इसका उद्घाटन नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश दोनों के नए राज्यपाल कटेकल शंकर नारायणन ने किया। उन्होंने घोषणा की कि हाल के वर्षों में फेस्टिवल में शामिल किए गए हॉर्नबिल मोटर रैली के साथ साथ अब हॉर्नबिल नेशनल रॉक कॉन्टेस्ट भी होगा। 74 वर्षीय राज्यपाल ने कहा, हम नागालैंड को पश्चिमी संगीत का केंद्र बना सकते हैं, न केवल भारत में बल्कि पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में। इस उत्सव का समापन नागा रंगों और लय के उत्सव के साथ हुआ, जिसमें पूर्वी भारत के लिए महारानी के उपायुक्त श्री साइमन विल्सन ने भाग लिया। क्या श्री विल्सन ने पंखों वाली टोपी पहनी थी? शायद नहीं। फिर भी रॉक संगीत को छोड़कर ये 1937 का समय हो सकता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्यपाल ने 1989 के बाद से नागालैंड में पहली नई आंतरिक उड़ानों की भी घोषणा की। हालांकि ये उड़ानें केवल हेलीकॉप्टर द्वारा और मुख्य रूप से राजनेताओं, वीआईपी, कॉर्पोरेट अधिकारियों और पर्यटकों के उपयोग के लिए होंगी। फिर भी आसमान में सुरक्षित होते जा रहे हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल के दूसरे दिन किसामा में नागा हेरिटेज कॉम्प्लेक्स में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री जयराम रमेश द्वारा दिया गया भाषण अधिक प्रत्यक्ष था। उन्होंने अपने श्रोताओं से कहा कि अगले 5 वर्षों में नागालैंड में बहुत बदलाव आएगा। राज्य प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है और इनका अन्वेषण किया जाएगा और निस्संदेह इनका दोहन भी किया जाएगा। हालांकि उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। तेल के लिए ड्रिलिंग होगी और साथ ही सिट्रोनेला, नीलगिरी और जिनसेंग जैसी नई फसलों की व्यावसायिक खेती भी होगी। लगभग उसी समय नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने एक नई संयुक्त उद्यम अवसंरचना कंपनी IDCO नागालैंड अवसंरचना विकास निगम की स्थापना की घोषणा की, जो एक विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाएगी जिसमें औद्योगिक पार्क, बिजली संयंत्र और सेवा क्षेत्र, विशेष रूप से होटल, फलेंगे फूलेंगे। श्री रियो ने कहा कि यह कार्यक्रम नागालैंड राज्य के विजन 2020 पहल का एक हिस्सा था। उन्होंने कहा, हमारी रणनीति 2020 तक एक विकसित और औद्योगिक राज्य बनने की है। लेकिन नागालैंड में हिंसा के बारे में क्या? NSCN के बारे में क्या? श्री रियो ने पत्रकारों से कहा कि कानून और व्यवस्था तथा उग्रवाद से संबंधित मुद्दे नागालैंड में विकास को रोकने का कोई कारण नहीं है। उन्होंने इजराइल का उदाहरण देते हुए कहा, इजरायली समाज जिस हिंसा और तनाव के तहत रहता है, वो हम सभी को पता है। हालांकि इसकी अर्थव्यवस्था आश्चर्यजनक तरीके से विकसित हो रही है। वास्तव में ये कई प्रौद्योगिकियों में विश्व नेता बन रहा है, विशेष रूप से कृषि और जल प्रबंधन के क्षेत्र में। ये घटनाएं और भाषण महत्वपूर्ण हैं, हालांकि साथ ही मज़ेदार और थोड़े दुखद भी हैं। शायद नागालैंड वास्तव में आधुनिकीकरण, वैश्विकता, भारतीय सरकार की लुक ईस्ट नीति के शानदार उदाहरण से कुछ लाभ प्राप्त करने वाला है। फिर भी मुझे लगता है कि यह सब थोड़ा संरक्षणवादी लगता है। ऐसा लगता है कि यहाँ रोटी और सकस की शाही रोमन नीति काम कर रही है। लोगों को सस्ता भोजन और मुफ्त मनोरंजन दें, जितना ज्यादा रंगीन होगा उतना अच्छा होगा, और वे पूरी संभावना से वास्तविक राजनीति से दूर रहेंगे और विद्रोही व्यवहार से दूर रहेंगे। नागालैंड में आधुनिक विकास निश्चित रूप से अनियमित है। ईसाई धर्म का एक कट्टरपंथी रूप, हालांकि बहुत ज्यादा जीवित है, लेकिन यह निंदनीय हो सकता है। नागालैंड बैप्टिस्ट चर्च काउंसिल ने डैन ब्राउन के सबसे ज्यादा बिकने वाले उपन्यास द दा विंची कोड 2003 पर प्रतिबंध लगाने और नागा हितों को पुस्तक की 2006 की फिल्म को वितरित या प्रदर्शित न करने की सलाह देने के नागालैंड सरकार के फैसले को दिल से स्वीकार किया और शायद बढ़ावा भी दिया। रिवर्ड एल कारी लोंगचर ने यह मुद्दा उठाया कि अगर पैगंबर मोहम्मद के डैनिश कार्टून मुसलमानों को नाराज कर सकते हैं, तो ईसाई धर्म के इतिहास को विकृत करने वाली कहानी नागा ईसाइयों की भावनाओं को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी।
हालांकि इस तरह की नैनी नागा विश्वासियों के साथ बच्चों जैसा व्यवहार करती है। जिस तरह कोई भी ईसाई जो अपनी मान्यताओं में पक्का है, मोंटी पायथन की बेहद अपमानजनक लाइफ ऑफ ब्राउन से नाराज नहीं हो सकता। निश्चित रूप से कोई भी नागा ब्राउन की कल्पना को एक मनोरंजक रोमांच के अलावा कुछ और नहीं समझना चाहिए। इससे भी अधिक संदेहास्पद है रोटी और सर्कस नीति का राजनीतिक और आर्थिक आधार, जिसका उद्देश्य नगाओं को किसी तरह संतुष्ट करना और विरोध मुक्त करना है, क्योंकि यह क्षेत्र आधुनिक भारत के उत्तर पूर्वी भाग में तब्दील हो रहा है। लुक ईस्ट नीति पहली बार 1992 में सोवियत संघ के पतन के बाद बनाई गई थी, जो भारत के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदारों में से एक था। दिल्ली की नई नीति का उद्देश्य भारत के भाग्य को दक्षिण पूर्व एशिया के आर्थिक बाघों से जोड़ना था। 1997 में भारत दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान का सदस्य बन गया। अक्टूबर 2003 में बाली में आयोजित आसियान शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने आर्थिक सहयोग के लिए महत्वाकांक्षी पहल की घोषणा की। पूरे क्षेत्र में मुक्त व्यापार संबंधों को भारत से बर्मा, थाईलैंड और चीन तक नई सड़क और रेल संपर्कों द्वारा जोड़ा जाएगा। उपनिवेश विरोधी भाईचारे पर आधारित पुराने क्षेत्रीय संबंधों ने अब व्यापार और आर्थिक विकास पर आधारित संबंधों को रास्ता दे दिया है। ये सब भारत के लिए विशेष रूप से संतोषजनक था, क्योंकि इस तरह का विकास नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और बर्मा के नागा क्षेत्र से होकर गुजरेगा। इससे भी बेहतर, हालांकि चीन अभी भी प्रतिस्पर्धा में होगा भारत के समान ही दक्षिण पूर्व एशियाई बाजारों के लिए, दोनों एशियाई महाशक्तियां आर्थिक, सांस्कृतिक और सैन्य रूप से विश्व पर प्रभुत्व स्थापित करने की अमेरिकी योजनाओं के सामने एक अभूतपूर्व गठबंधन बना सकती हैं। हालांकि इन रोलर कोस्टर योजनाओं के रास्ते में एक बड़ी बाधा साबित हुई नागालैंड। जाहिर है, दिल्ली में बैठे राजनेताओं को नागालैंड और उसके सहयोगी राज्यों के भूगोल के बारे में बहुत कम जानकारी है। अगले कुछ सालों में दीमापुर से कोहिमा और आगे दक्षिण में इम्फाल तक रेलवे। क्या उन्होंने कभी इस परिदृश्य को देखा है? क्या उन्हें इस क्षेत्र में नागा मुक्तिवादियों द्वारा किए गए व्यवधान के बारे में पता है? जहां तक गुवाहाटी से बीजिंग तक फैले राजमार्ग की बात है, अब ये वास्तव में आधुनिक दुनिया का एक आश्चर्य होगा। जिसने भी इम्फाल से दीमापुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 39 पर गाड़ी चलाई होगी, वह जानता होगा कि किसी भी काम को जल्दी से पूरा करना कितना मुश्किल होगा। मौजूदा सड़क उबड़ खाबड़ है और हमेशा मरम्मत के लिए तैयार नहीं रहती। नवंबर 2004 में, जब वर्तमान भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जो पद संभालने वाले पहले सिख हैं, ने गुवाहाटी से भारत आसियान कार रैली को हरी झंडी दिखाई, तो एक दुखद घटना घटी, जिसमें कारें इंडोनेशिया के लिए 8000 किलोमीटर की अविश्वसनीय यात्रा पर निकल पड़ी, जिसमें रास्ते में नागालैंड और बर्मा भी शामिल थे। महंगे दिखने वाले मीडियाकर्मी और मुख्य भूमि से आए सुंदर कपड़े पहने वीआईपी उत्सव में एक दूसरे की पीठ थपथपाते हुए जश्न मना रहे थे। ये लुक ईस्ट को बढ़ावा देने का एक मजेदार तरीका था। हालांकि गुवाहाटी के पश्चिम से आने वाले लगभग सभी लोगों को स्थानीय सड़कों के बारे में बहुत कम जानकारी थी। NH-39 की स्थिति देखकर प्रतियोगी हैरान रह गए, और NH-39 नागालैंड का सबसे बेहतरीन है। रैली को जारी रखने के लिए सड़क को सभी अन्य यातायात के लिए बंद कर दिया गया था, जबकि भारी हथियारों से लैस सैन्य काफिले ने नागा विद्रोहियों के हमले की स्थिति में आगंतुकों को बचाया। यहाँ एक राजमार्ग है जिसे नागा सेनाओं ने कई भागों में विभाजित किया है, जो टोल की मांग करते हैं, जो आमतौर पर प्रत्येक चेकपॉइंट पर प्रति वाहन लगभग 2000 रुपये होता है। मुख्य भूमि भारत के आराम के आदि ड्राइवर थे। सड़क किनारे बुनियादी ढांचे की पूर्ण कमी से स्तब्ध हूँ। इसके विपरीत बर्मा की ओर बढ़ते समय स्थितियां और भी बदतर हो गईं। अगर यह सब एक कठोर चेतावनी थी, जिससे लुक ईस्ट की योजना समय से पहले ही बन गई, तो दिसंबर 2007 में NSCN-IM द्वारा ये बयान जारी करने से भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ कि नागा इलाकों में उसकी अनुमति के बिना कोई सड़क या अन्य बड़ा निर्माण नहीं किया जाएगा। जहां तक रेल संपर्क की बात है, जो अभी भी अलग थलग पड़े मणिपुर और उसके नागा इलाकों को शेष भारत से जोड़ सकता है,
NSCN-IM ने स्पष्ट कर दिया कि ऐसी लाइन के लिए निर्माण सामग्री नष्ट कर दी जाएगी, मजदूरों को गिरफ्तार किया जाएगा और ठेकेदारों से कर मांगा जाएगा। ये सब स्वाभाविक रूप से भारतीय संघीय राजनेताओं के लिए निराशाजनक है, जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विकास के साथ नागालैंड और उत्तर पूर्व की समस्या को हल करने की उम्मीद कर रहे हैं। उन्हें क्या करना चाहिए? यदि, जैसा कि कुछ लोगों ने सुझाव दिया है, नई सड़कें और रेल संपर्क उत्तरी बांग्लादेश के माध्यम से बनाए गए थे, तो यह अशांत और गरीब नागा हिल्स में विकास में कैसे मदद करेगा? किसी भी मामले में भारत बांग्लादेश के साथ क्यों जुड़ना चाहेगा? एक ऐसा देश जो तेजी से एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में अपनी स्थिति से दूर होता जा रहा है और इस प्रकार भारत में कई लोगों के लिए चिंता का विषय है। बर्मा के अपतटीय तेल संयंत्रों से बर्मा में नागा क्षेत्र और बांग्लादेश से होते हुए भारत तक पाइपलाइन बिछाने की भी बात चल रही है। भारत को अपने आर्थिक विकास को पोषित करने के लिए और अधिक ईंधन की सख्त जरूरत है और वह ऐसी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पारंपरिक तरीकों की तलाश कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश में खोजे गए नए गैस क्षेत्रों का मतलब ये भी होगा कि पाइपलाइन नागा क्षेत्र से होकर गुजरेगी। लेकिन जब तक नागा सेनाओं को कुचला नहीं जा सकता, समर्थन से वंचित नहीं किया जा सकता या उन्हें खेलने के लिए राजी नहीं किया जा सकता, तब तक ऐसी आपूर्ति की गारंटी कभी नहीं दी जा सकती। निश्चित रूप से दिल्ली और भारत के अन्य स्थानों पर बहुत सी आवाज़ें हैं जो सुझाव दे रही हैं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है बर्मी और भारतीय सेना के बीच घनिष्ठ सहयोग की, ताकि नागा विद्रोहियों को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। हालांकि ये कहना आसान है, करना मुश्किल। उत्तरी बर्मा के कुछ हिस्सों में सेना NSCN-IM के साथ मिलीभगत कर रही है। मामूली रूप से विकसित निचले इलाकों से आगे का परिदृश्य किसी भी सेना के लिए लगभग असंभव है। बिना स्थानीय विशेषज्ञों के बल पर अपना रास्ता बनाना और निश्चित रूप से भारत गांवों को जलाने, चर्चों को नष्ट करने, एकाग्रता शिविरों को बनाने और स्थानीय लोगों को प्रताड़ित करने और बलात्कार करने के बुरे पुराने दिनों में वापस नहीं जा सकता है न? क्या आपको खालिस्तान याद है? एक दिन कामरूप एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे मेरे एक सहयात्री ने मुझसे पूछा, जो एक दवा कंपनी का हिंदू सेल्स मैनेजर था, खालिस्तान वह सिख गणराज्य जो कभी पंजाब में नहीं था? मैंने कहा, हाँ। खैर, सरकार ने सख्त कार्रवाई की और एक पल भी देर नहीं की और अब हमारे पास कोई अलग खालिस्तान नहीं है ना? लेकिन हम करते हैं या भारत करता है? पंजाब अलगाववादी आंदोलन, जिसने एक स्वतंत्र सिख राज्य खालिस्तान बनाने का सपना देखा था, को 5 जून 1984 को भारतीय सेना द्वारा बहुत जोरदार झटका दिया गया था, जब खालिस्तान आंदोलन के नेता जर्नैल सिंह भिंडरावाले को गिरफ्तार करने के प्रयास में सेना ने अमृतसर में दरबार साहिब भगवान का निवास या स्वर्ण मंदिर पर हमला किया था। ये सिख धर्म का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता कि कितने निर्दोष लोग मारे गए, लेकिन एम्नेस्टी इंटरनेशनल का मानना है कि हमले में 2000 नागरिक मारे गए थे। इसका नतीजा खालिस्तान के खात्मे से कहीं दूर था। उस अक्टूबर में भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके 2 सिख अंगरक्षकों बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने हत्या कर दी थी। स्वर्ण मंदिर पर हमले के प्रतिशोध में मारे गए अन्य लोगों में कई उच्च पदस्थ भारतीय अधिकारी शामिल थे, जिनमें सेना प्रमुख जनरल अरुण श्रीधर वैद्य भी शामिल थे। इसके बाद दिल्ली में हुए दंगों में 4000 सिख मारे गए। इतना खून खराबा होने के बावजूद सिख, खास तौर पर भारतीय सीमाओं से बाहर रहने वाले सिख, खालिस्तान की स्थापना के लिए अभियान जारी रखे हुए हैं। खालिस्तान का अनुभव हमें याद दिलाता है, यदि किसी को इसकी आवश्यकता है, कि भारत गणराज्य एक बहुत ही जटिल इकाई है, एक विशाल देश है जो बहुत भिन्न आकांक्षाओं वाले बहुत भिन्न लोगों को गले लगाता है। दुनिया में मौजूद सभी गर्ल्स अलाउड सीडी, केबल टीवी चैनल, बेसबॉल कैप, डिजिटल गैजेट और कोक के डिब्बे इन सभी लोगों की अलग अलग मांगों को पूरा करने की शक्ति नहीं रखते, लेकिन उन पर हमला करना शायद सबसे अदूरदर्शी और अंततः अप्रभावी नीति है। हालांकि नागालैंड मुख्यधारा के भारतीय राजनेताओं के लिए एक कठिन पहेली है। बल का प्रयोग अपमानजनक रहा है और अंततः बिल्कुल बेकार रहा है।
पिछले दशक में नागालैंड में डाली गई भारी मात्रा में सरकारी धन बर्बाद हो गया है। आखिर वे सारे रुपए कहाँ गए? राज्य के राजनेताओं, अधिकारियों और संदिग्ध व्यावसायिक उद्यमों की जेबों में। NSCN, इसके IIM और के गुटों ने एक बार इस पर सहमति जताई है। डेविड वार्ड, कई मिशनरी और नागालैंड में दूर तक पहुंच रखने वाले कुछ धर्मार्थ संगठनों के प्रतिनिधि भी यही मानते हैं। कनाडा या फिनलैंड के निष्पक्ष अकाउंटेंट की एक टीम द्वारा राज्य के वित्त का ऑडिट देखना निश्चित रूप से दिलचस्प होगा। खाते कभी भी संतुलित नहीं हो सकते। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्य भूमि भारत और नागालैंड दोनों में ही विश्वसनीयता वाले राजनेता बहुत कम हैं। इस छोटी संख्या में 2008 से महाराष्ट्र के राज्यपाल सन्यांगबा चुबातोशी जमीर शामिल हैं, जिन्होंने 1980 और 1983 के बीच नागालैंड के राज्यपाल के रूप में भी काम किया। 1979 से जमीर भारत की प्रमुख कांग्रेस पार्टी के सदस्य रहे हैं। हालांकि नागालैंड के कई हिस्सों में लोकप्रिय और दिल्ली में सम्मानित, उन्हें कुछ NSCN गुटों द्वारा अपने ही लोगों के लिए गद्दार के रूप में चित्रित किया जाता है, भले ही उन्हें भारतीय संघीय और राज्य अधिकारियों और NSCN के बीच कुछ शांति वार्ता से जानबूझकर बाहर रखा गया हो। इस तरह की भावना की गहराई तब प्रदर्शित हुई जब इस आकर्षक, उच्च शिक्षित नागा ने नवंबर 2007 में नागालैंड का दौरा किया और उत्तरी पहाड़ियों में अपने गृह नगर मोकोकचुंग से दीमापुर जाते समय चांदकी गांव के पास उन पर जानलेवा हमला किया गया। यथासंभव कम जोखिम उठाते हुए श्री जमीर 30 वाहनों के काफिले में यात्रा कर रहे थे, जब अचानक पहाड़ियों से मोटा के गोले बरसने लगे। सौभाग्य से जमीर को कोई चोट नहीं आई। NSCN IIM, जिसने पहले 3 प्रयास किए थे जमीर की हत्या करने के लिए इस्तेमाल की गई साजिश, ने हमले की जिम्मेदारी से इनकार किया। इसके बजाय इसने दावा किया कि जमीर ने IIM को बदनाम करने के लिए पूरी घटना का मंचन किया था। ये तो तय है कि NSCN IIM और निस्संदेह अन्य नागा गुट भी नागालैंड में 2008 के वसंत में होने वाले चुनावों को लेकर बहुत चिंतित थे। अगर जमीर कांग्रेस पार्टी के टिकट पर अपने गृह नगर मोकोकचुंग से सफलतापूर्वक चुनाव लड़ते, तो वे नागालैंड में कांग्रेस के वोटों में वृद्धि करते, जिससे NSCN की सत्ता, शक्ति और निश्चित रूप से विश्वसनीयता कम हो जाती। जैसा कि हुआ, मुझे भारतीय स्रोतों और मुख्य भूमि के प्रकाशनों से मोकोकचुंग के स्वास्थ्य और कल्याण पर कई शानदार रिपोर्ट भेजी गईं, क्योंकि शहर ने 2007 में अपनी स्वर्ण जयंती मनाई थी। ये समझ में आता है। जमीर और मोकोकचुंग की प्रगति पर एक अच्छी रिपोर्ट का मतलब है कांग्रेस पार्टी और दिल्ली के पक्ष में वोट। अगर मोकोकचुंग, जो दीमापुर और कोहिमा के बाद नागालैंड के प्रमुख शहरों में से तीसरा है, को समृद्ध दिखाया जा सके, और वो भी लोकप्रिय और लोकतांत्रिक रूप से स्वीकृत तरीके से, तो नागालैंड के बाकी हिस्से भी शायद उसी राह पर चलना शुरू कर दें। मोकोकचुंग निश्चित रूप से एक दिलचस्प जगह है। राज्य के उत्तर में लगभग 4500 फीट की ऊंचाई पर स्थित, दूर से इसे लगभग इतालवी पहाड़ी शहर समझा जा सकता है। पास से देखने पर इसमें बड़ी, आधुनिक कंक्रीट की इमारतें, बैप्टिस्ट चर्च, सरकारी कार्यालय, यहाँ तक कि होटल भी हैं। हालांकि इनडो का डिज़ाइन स्पष्ट रूप से जोन्स के लिए बहुत कम है, और इग्लू बिल्कुल ठंडा नहीं है, और यहाँ कारों और यहाँ तक कि यात्रियों की भी भीड़ रहती है। अन्य प्रमुख नागा बस्तियों के विपरीत, जहाँ अधिकांश लोग शहर के केंद्र में रहते हैं और समूह बनाते हैं, मोकोकचुंग एक लगातार बढ़ते उपनगरीय फैलाव से घिरा हुआ है, या अधिक सटीक रूप से उपग्रह गांवों का एक समूह है जो साल दर साल इसके दायरे में आते जा रहे हैं। क्या ये वह जगह नहीं है जहां कभी यम्यू गांव हुआ करता था? क्या ये मारेपकोंग की जगह हो सकती है? 1990 के दशक की शुरुआत में अलग अलग संस्थाओं के रूप में मौजूद गांव मोकोकचुंग की फैली हुई कमर में गायब हो गए हैं। जनसंख्या लगभग 60,000 है। क्या ये नागालैंड में भविष्य के विकास के लिए एक मॉडल हो सकता है? निश्चित रूप से, मोकोकचुंग लंबे समय से नागा पहाड़ियों में पश्चिमी प्रभाव का केंद्र रहा है। अंग्रेजों ने अपना पहला ठिकाना यहीं बनाया था, जबकि मोकोकचुंग में ही 1872 में पहले अमेरिकी बैप्टिस्ट मिशनरी आए थे। यहीं पर पहली ईसाई नागा शादियां हुई थीं और यहीं पर आधुनिक नागालैंड के अधिकांश राजनेताओं और सिविल सेवकों की पहली पीढ़ी की शिक्षा हुई थी। और
हालांकि मोकोकचुंग नागा राष्ट्रीय विद्रोहियों के लिए एक पारंपरिक सभा स्थल है, लेकिन एनएससीएन का कोई भी प्रमुख गुट इस शहर पर कब्जा नहीं कर पाया है। ऊपरी असम के चाय बागानों और संभावित रूप से समृद्ध तेल क्षेत्रों के बीच स्थित मोकोकचुंग भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक प्राकृतिक आर्थिक या व्यापारिक पुल है। भारत सरकार ने स्थानीय और अविकसित मसाला व्यापार के विकास को बढ़ावा देते हुए जिले में पुनर्जीवित एक पेपर मिल में भारी निवेश किया है। जैसा कि मोकोकचुंग के फजल अली कॉलेज के उप प्रधानाचार्य कोहली चिशी ने 2007 में मोकोकचुंग जिले की स्वर्ण जयंती के अवसर पर संवाददाताओं से कहा था, मोकोकचुंग या पूरे राज्य के युवा अब उग्रवाद से प्रभावित या आकर्षित नहीं होते। इसके बजाय वे आज अधिक भविष्यदर्शी और व्यावहारिक हैं, जो अच्छी शिक्षा प्राप्त करके अपना करियर बनाने की ओर देख रहे हैं। युवा पीढ़ी की सोच अलग है और मोकोकचुंग में पहले से ही नागा उद्यमियों का एक नया समूह उभर रहा है, क्योंकि बंदूक संस्कृति खत्म होने लगी है। मोकोकचुंग निश्चित रूप से तब से बदल गया है जब मैं पहली बार वहां गया था, और कम से कम इसलिए नहीं क्योंकि जिस शहर को मैंने पहली बार देखा था वह दिसंबर 1994 में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा कर्नल की मौत के प्रतिशोध में बड़े पैमाने पर जला दिया गया था। नागा मानकों के अनुसार ये शहर समृद्ध है। कम से कम दिन के समय शो में बहुत सारी बेसबॉल कैप होती हैं और शहर में नागा आइडल की मेजबानी भी की गई है, जो दुनिया के इस सुदूर कोने में भी पैठ बनाने वाला सर्वव्यापी प्रतिभा खोज टीवी शो फ्रेंचाइजी है। फिर भी कुछ संगीत अच्छा है, जबकि शो सुरक्षित सेक्स के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ करता है। एड्स हाल के वर्षों में नागालैंड में एक बड़ी समस्या बन गई है, कम से कम इसलिए नहीं क्योंकि नागाओं की संख्या, ड्रैगन का पीछा करना भी बढ़ रहा है। उनके द्वारा साझा सुइयों का उपयोग एचआईवी वायरस को फैलाने में मदद कर रहा है। समृद्धि, हालांकि, एक लचीली अवधारणा है। हालांकि दिन के समय शहर व्यस्त रहता है, लेकिन मोकोकचुंग में स्व लगाया गया कर्फ्यू बहुत जल्दी लग जाता है। अगर आप बाहर खाना चाहते हैं तो आपको शाम 5 बजे तक ऐसा करना होगा। ज्यादातर रातों में शहर 7 बजे तक बंद हो जाता है। पानी की कमी है, जबकि पूरे नागालैंड की तरह मोकोकचुंग आधिकारिक तौर पर शुष्क है, इसलिए पीने के लिए और कुछ मिलना मुश्किल है। अंधेरे में गुटबाजी के डर से नागा शहर बंद हो जाते हैं और सूर्यास्त के समय रात के लिए ताला लगा दिया जाता है। अगर आप शाम तक चावल की बियर पीना चाहते हैं या आग पर बैठकर बातें करना चाहते हैं, तो आपको दूर की पहाड़ियों, पारंपरिक गांवों की ओर जाना होगा, जहां बहुत कम पैसे होंगे और कोई कार, टीवी या टेलीफोन नहीं होगा, लेकिन जहां जीवन और आत्मा होगी और पार्टियां भी होंगी। मोकोकचुंग ने उन नागा राजनेताओं की एक महत्वपूर्ण संख्या प्रदान की, जो 1963 में नागालैंड राज्य के गठन के लिए हुए समझौते में मध्यस्थता में शामिल थे। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यह लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के प्रभाव का केंद्र रहा है। इसलिए अपनी खामियों के बावजूद इसे अच्छी प्रास मिलती है, खासकर उन पत्रकारों से जिन्होंने कभी वहां कदम नहीं रखा। जहां तक जमीर की बात है, तो वह स्पष्ट रूप से एक उल्लेखनीय व्यक्ति हैं। 1931 में मोकोकचुंग के पास उंगमा गांव में जन्मे एक ईसाई, उन्होंने कलकत्ता और इलाहाबाद में कानून की पढ़ाई की। 16वें भारतीय राज्य के वास्तुकारों में से एक बनने के लिए वे ब्लू हिल्स लौट आए। एक सांसद के रूप में नागालैंड से पहले उन्होंने दिल्ली में कई संघीय विभागों में उप मंत्री के रूप में कार्य किया और एक समय नेहरू के संसदीय सचिव थे, जो निश्चित रूप से नागाओं के अधिकांश लोगों के मित्र नहीं थे। अंततः वे नागालैंड के मुख्यमंत्री चुने गए, एक बार नहीं बल्कि 4 बार। 2007 में नागा विद्रोहियों द्वारा उन पर किए गए जानलेवा हमले के अलावा वे 5 और हमलों में बच गए। पहला मामला फरवरी 1990 में बना था, जब कोहिमा में विद्रोहियों ने उनकी कार पर घात लगाकर हमला किया था। जमीर के ड्राइवर और अंगरक्षक की मौत हो गई थी और उनकी पत्नी घायल हो गई थी। नवंबर 1992 में नागालैंड में नागा विद्रोहियों ने जमीर को पेट के ऊपरी हिस्से में 3 बार गोली मारी थी। हाउस, नई दिल्ली, उनके बचने को चमत्कारी माना गया। मार्च 1994 में चुमुकेदिमा में उनके आगमन के समय पाइप बम लगाए गए थे, इनका पता समय रहते चल गया।
नवंबर 1996 में उसी स्थान पर उनके काफिले पर घात लगाकर हमला किया गया था। जमीर की हत्या का 5वां प्रयास नवंबर 1999 में किया गया, जब फेतिमा के पास उनके काफिले पर गोलीबारी की गई और उनके 2 सुरक्षा गार्ड मारे गए। जिस तरह से जमीर ने इन हत्या के प्रयासों को नज़रअंदाज किया, उससे सभी प्रभावित हुए। हाँ, नागालैंड में उनके प्रमुख दुश्मनों को छोड़कर सभी। उन्होंने सार्वजनिक रूप से उन सभी को माफ कर दिया है। नागालैंड के राज्यपाल के रूप में अपने पिछले कार्यकाल के दौरान वे और भी आगे बढ़ गए, जहां उन्होंने सेना से सुरक्षा उपायों को कड़ा करने का आह्वान किया, लेकिन साथ ही राज्य में काम कर रहे मानवाधिकार संगठनों का स्वागत किया। उन्होंने माना कि प्रतिद्वंद्वी नागा गुटों के बीच सुलह को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण थी जितनी कि किसी भी अच्छे इरादे वाले राजनेता द्वारा निभाई गई। ऐसे इशारों के बावजूद अविश्वास जारी है। जमीर ने वर्षों से अपनी पूरी कोशिश की होगी, लेकिन स्वतंत्र नागालैंड बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित लोग उन्हें दिल्ली के व्यक्ति के रूप में देखते हैं, एक नागा जो भारत और उसकी केंद्र सरकार के बहुत करीब है। इसी तरह NSCN-IM और नागालैंड के लिए प्रयास करने वाले सभी लोग जमीर और दिल्ली के कई राजनेताओं के इस दावे पर विवाद करते हैं कि शांतिपूर्ण नागालैंड का सबसे अच्छा रास्ता आर्थिक विकास है, जबकि पूर्व ब्रिटिश प्रशासित क्षेत्रों यानी निचले इलाकों में रहने वाले कई निचले इलाकों के नागा पहले की तुलना में थोड़ा बेहतर कर रहे हैं। उत्तरी पहाड़ियों और विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों के बर्मी हिस्से में किंगफी कांड पहाड़ के पीछे से लोग गरीबी का जीवन जी रहे हैं। सीमा पार के लोगों के लिए स्थिति को सुधारने के लिए दिल्ली कुछ खास नहीं कर सकती है, क्योंकि रंगून में सैन्य सरकार पर मांगों को अच्छी तरह से स्वीकार किए जाने की संभावना नहीं है। इस बीच NSCN-IM का तर्क है कि नागालैंड के लिए एक स्वतंत्र देश के रूप में अकेले आगे बढ़ना सभी तरह से सबसे अच्छा होगा। नागालैंड के भारत से स्वतंत्र होने के बाद न केवल हिंसा समाप्त होगी, बल्कि नए देश के पास चीन जैसे उदार मित्र भी होंगे, जिससे उसे राजनीतिक नियंत्रण की मांग किए बिना अपने आर्थिक पैर जमाने में मदद मिलेगी। एक स्वतंत्र नागालैंड अपने दम पर इसे बनाने में सक्षम हो सकता है, लेकिन क्या देश के भीतर हिंसा बंद हो जाएगी और क्या ये जल्दी या बाद में होगा, ये भविष्यवाणी करना बहुत कठिन है। क्षेत्रीय हिंसा से क्षेत्रीय हिंसा और भी अधिक विखंडित होती है, जिसमें हिंसा स्वयं जीवन और मृत्यु का एक तरीका बन जाती है। 21वीं सदी की शुरुआत में विश्व महाशक्ति के रूप में अपनी नई स्थिति को देखते हुए, एक ऐसी स्थिति जिसे केवल सैन्य ताकत और धमकियों से नहीं बल्कि व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से हासिल किया गया है, चीन आंतरिक संघर्ष से त्रस्त भूमि में निवेश करना नहीं चाहेगा। जब शरद ऋतु में जमीर की हत्या का प्रयास किया गया, 2007 तथा फरवरी 2008 में राज्य में होने वाले चुनावों के कारण अनेक भारतीय पत्रकारों में से कई ने आशंका जताई है कि देश में एक नया हत्याकांड शुरू हो सकता है। नागालैंड एक दिन का सपना ही देखा जा सकता है जब नागा लोग नागालैंड में नागाओं के साथ शांतिपूर्वक बैठेंगे, जिसमें नागालैंड राज्य की सीमाओं के बाहर के आदिवासी क्षेत्र शामिल हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, और जो भारत से स्वतंत्र हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। 2007 में नागालैंड में हुई हिंसक घटनाओं और धमकियों की लंबी सूची को देखते हुए ये कहना होगा कि इन अशांत नीली पहाड़ियों पर कभी भी ऐसी सुखद सुबह देखना मुश्किल है। प्रतिद्वंद्वी NSCN गुटों द्वारा कार्यकर्ताओं और नागरिकों की कई हत्याओं के बीच 14 जनवरी को NSCN-के ने नागालैंड के उद्योग और वाणिज्य मंत्री केकिहो झिमोमी से 20 जनवरी से पहले अपने वित्त मंत्रालय को 9.5 मिलियन रुपए जमा करने को कहा। अन्यथा 18 जनवरी को नागालैंड पुलिस ने NSCN-के 10 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया, जिसमें इसके वित्त सचिव इनकासवू भी शामिल थे। कोहिमा जिले में ऑफिसर्स हिल कॉलोनी और पैरामेडिकल कॉलोनी के बीच एक अनिर्दिष्ट स्थान पर अगले दिन करीब 10,000 लोगों की भीड़ फेक में डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर तक मार्च करती हुई आई और मांग की कि शहर को NSCN-के और IM और नागा नेशनल काउंसिल की मौजूदगी से मुक्त करने के लिए कुछ किया जाना चाहिए। 28 जनवरी को NSCN-के ने पहले जारी किए गए छोड़ो नोटिस को दोहराया, जिसमें तंगखुल आदिवासी लोगों को सलाह दी गई जो कि अधिकांश आबादी का हिस्सा हैं।
NSCN-IM के नेताओं को 5 फरवरी से पहले नागालैंड छोड़ने के लिए कहा गया है, अन्यथा अगर किसी तांदखुल को कुछ भी होता है, चाहे वह सरकारी कर्मचारी हो या व्यापारी या छात्र या आतंकवादी, तो इसे खुद को दी गई सजा माना जाएगा और किसी भी नागा संगठन को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। ये वैसा ही है जैसे लंकाशायर के लोगों ने मौत की सजा के डर से 1 हफ्ते के भीतर सभी यॉर्कशायर के लोगों को उत्तरी इंग्लैंड से बाहर जाने का आदेश दिया हो, जो नागालैंड में आंतरिक संघर्ष की दुखद मूर्खता का एक स्पष्ट उदाहरण है। वह जनवरी की ही बात है। शेष वर्ष की संपादित मुख्य बातें जैसा कि यह थी। फरवरी में म्यांमार सशस्त्र बलों द्वारा बर्मा में NSCN-K और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन किया गया, जिसके दौरान कम से कम 100 विद्रोही मारे गए। NSCN-K द्वारा ये दावा किया गया कि उसे कांग्रेस पार्टी से वित्तीय सहायता मिली थी। क्वींसलैंड में नागरिकों द्वारा NSCN-IM के 3 सदस्यों की हत्या। NSCN-IM द्वारा पेरेन जिले के इनावी गांव में सैकड़ों घरों के साथ साथ अन्य भंडारों और चर्चों को आग के हवाले कर दिया जाना, और क्रिसमस से ठीक पहले नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो द्वारा बर्मी सेना और NSCN-K के बीच युद्ध विराम के लिए बातचीत करने का प्रयास, क्योंकि म्यांमार के नागा क्षेत्रों में शांति नागालैंड के माध्यम से म्यांमार के साथ व्यापार विकसित करने के लिए आवश्यक है। मुझे 2007 की आधिकारिक रूप से सूचीबद्ध घटनाओं में से सिर्फ एक और घटना जोड़नी चाहिए। 24 जून को गुवाहाटी से इम्फाल भेजी गई 2 नई खुदाई करने वाली मशीनों को कोहिमा से दक्षिण की ओर जाने वाली सड़क पर 4 अज्ञात बंदूकधारियों ने अपहरण कर लिया। मैं ये बताने के लिए इसका उल्लेख कर रहा हूँ कि नागालैंड में दूरदर्शी आर्थिक विकास की बातें व्यवहार में कितनी कठिन हैं। उपकरण, धन और कर्मचारी जंगल में गायब हो जाते हैं। अन्य घटनाओं को मैंने कमोबेश यादृच्छिक रूप से चुना है ताकि ये दर्शाया जा सके कि नागालैंड बाहरी लोगों को कितना अजीब लगेगा और यह कितना हिंसक है, भले ही छिटपुट रूप से ऐसा हो। एक विदेशी के रूप में भारत के प्रति प्रेम और इसकी सुदूर सीमाओं के प्रति आकर्षण के साथ, लेकिन किसी भी पक्ष का समर्थन न करने, किसी गुट या पार्टी से संबंधित न होने जैसे इंग्लैंड में घर से दूर, मैं नागालैंड की राजनीतिक समस्याओं का समाधान सुझाने की स्थिति में नहीं हूँ, और न ही मैं जानता हूँ क्या ऐसे सुझावों को अच्छी तरह से स्वीकार किया जाएगा। फिर भी 60 साल का संघर्ष 60 साल बहुत लंबा है। उस संघर्ष ने नागा संस्कृति के हर हिस्से को प्रभावित किया है। सच है, नागाओं की एक नई पीढ़ी हो सकती है जो बस जीवन का आनंद लेना चाहती है और राजनीति, हिंसा और युद्धर्थ गुटों में उतरने से दूर रहना चाहती है, लेकिन दुख की बात है कि वे उन 60 सालों की लड़ाई और क्रूरता से बच नहीं सकते। ईस्टरिन की रेरालू द्वारा लिखी गई एक नागा आवाज की पहली प्रकाशित कविता, किल्हों के वीरा 1982 योद्धाओं की मृत्यु के प्रभाव से बहुत चिंतित है, जिसमें उनके 3 चाचा भी शामिल हैं, जो भारत नागा संघर्ष के शिकार थे। इरालू ने अंग्रेजी में पहला नागा उपन्यास ए नागा विलेज रिमेंबर्ड 2003 भी लिखा है, जो रोनाल्ड ब्लाइथ के एकेनफील्ड 1969 या फ्लोरा थॉम्पसन की त्रय लाख राइज टू कैंडलफोर्ड 1939-43 से बिल्कुल अलग है, जो 20वीं सदी की 2 काल्पनिक कृतियां हैं जिनके माध्यम से ब्रिटेन के लोग गुजरते हुए अंग्रेजी ग्रामीण इलाकों और ग्रामीण जीवन शैली को दर्शाते और संजोते हैं। ए नागा विलेज रिमेंबर्ड 1879 में अंग्रेजों द्वारा खोनोमा के दमन की कहानी पर आधारित है। इरालू की पहली विश्वसनीय याद तब की है जब वह 5 साल की थी और अपने छोटे भाई के साथ ठंडे सीमेंट के फर्श पर लेटी हुई थी, जबकि कोहिमा में उसके पड़ोस में गोलियों की आवाज गूंज रही थी। उसके पिता को गोली मारी गई थी। एक स्कूली दोस्त की हत्या कर दी गई थी। जब वह 16 साल की थी तो उसने कोहिमा में एक सैन्य काफिले को घरों पर अंधाधुंध गोलाबारी करते देखा, जिसमें छोटे बच्चों सहित कई लोग मारे गए और अपंग हो गए। 2000 और 2005 के बीच अपने पति के राजनीतिक लेखन के कारण वह बंदूकधारियों के डर में रहती थी, रात में जागती रहती थी। हमले की स्थिति में उसके हाथ में एक डबल बैरल वाली बंदूक होती थी। उसके बेटे का अपहरण कर लिया गया और उसे 3 दिनों तक कैद रखा गया। उनकी एक बेटी, जो घात लगाकर बैठी थी, ने देखा कि उसके एक साथी को उसके हमलावरों ने गोली मार दी। ईस्टरिन की रेरालू
गुटिया राजनीति के घातक दौर में फंसे कई नागा शरणार्थियों की तरह अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहती हैं। उनके लिए सबसे अच्छा है कि वे लिखें और अपने काम को यथासंभव व्यापक रूप से प्रकाशित करवाएं, क्योंकि जैसा कि वे खुद कहती हैं, नागालैंड को समझने से ही कोई इसकी राजनीति को समझ सकता है और इसके भविष्य को संबोधित कर सकता है। नागालैंड में हिंसा से आगे बढ़ने का रास्ता खोजने के लिए बहुत से लोग संघर्ष कर रहे हैं, और हाँ, कम से कम निचले इलाकों में नागाओं की एक उभरती हुई युवा पीढ़ी है जो बंदूक के क्रूर तर्क के बजाय संगीत, लेखन, फैशन और शिक्षा के माध्यम से अपनी चिंताओं को व्यक्त करती है। हालांकि अभी तक एक आधुनिक नागा संस्कृति का उदय होना बाकी है जो निचले इलाकों और पश्चिमी और उत्तरी, अगर अभी तक नहीं, तो नागालैंड की पूर्वी पहाड़ियों में घुसने वाली मुख्य भूमि भारतीय, पश्चिमी और वैश्विक संस्कृति के भार को पार कर सके या संतुलित कर सके। मेरी इच्छा है कि ऐसा हो। काश, उदाहरण के लिए, नागा वास्तुकला उन नई कंक्रीट इमारतों को चुनौती दे पाती जो बड़े नागा शहरों और गांवों पर हावी होने लगी हैं और यहां तक कि उनकी पहचान भी बन गई हैं। नागालैंड की पारंपरिक इमारतें एक नई स्थानीय वास्तुकला की ओर आगे बढ़ने के लिए कई सुराग देती हैं, जिसका अपना चरित्र और आकर्षण है। मुझे ये बात एक दिन खास तौर पर याद आई जब मैं कोहिमा में पुराने गवर्नर हाउस की साइट से गुजरा और पाया कि जमीन में सिर्फ एक गड्ढा है। साइट पर काम करने वाले लोगों ने मुझे बताया कि इसकी जगह पर एक आधुनिक लग्जरी विला बनाया जाना था। उसके बाद से मुझे जो तस्वीरें भेजी गई हैं, उनमें एक ऐसी इमारत दिखाई देती है जो मुख्य भूमि भारत के लगभग हर कस्बे और शहर के बाहरी इलाके में पाई जा सकती है। 1957 में गैरिसन हिल पर आखिरी बार पुनर्निर्मित किया गया पुराना गवर्नर हाउस एक साधारण इमारत थी, जो लकड़ी, बांस और कंक्रीट से बनी दीवारों से बनी थी। यह आकर्षण का एक उदाहरण था, लेकिन जाहिर तौर पर मुख्य भूमि से आने वाले वीआईपी लोगों के लिए यह पर्याप्त नहीं था, और 2002 में राष्ट्रपति और उसके अगले साल प्रधानमंत्री की यात्राओं के दौरान आवास की स्थिति पर बहुत चर्चा हुई थी। इसलिए 2004 में पुरानी इमारत को ध्वस्त कर दिया गया और गुवाहाटी नियोजन संघ द्वारा एक नया डिज़ाइन तैयार किया गया। घर जनवरी 2006 में बनकर तैयार हुआ और अगले महीने नागालैंड के मुख्यमंत्री श्री नेफ्यू रियो ने इसका उद्घाटन किया। यह मुझे एक डाउन मार्केट होटल या अप मार्केट वेश्यालय जैसा लगता है, लेकिन यह ऐसे आधुनिक भारतीय घरों के सौंदर्य की प्रकृति में है, जो आज ब्रिटेन में देश भर में कार्यकारी कल्डी सेक में बनाए जा रहे घरों की तरह ही साधारण हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसी प्रतिभा की उम्मीद नहीं करता है एडविन लुटियन या श्रीलंका के जेफरी बावा रातों रात कोहिमा में उभर सकते हैं, जो पारंपरिक और आधुनिक डिजाइन को मिलाने और वास्तुकला को कलात्मकता के दायरे में ले जाने में सक्षम है। लेकिन ये शर्मनाक लगता है कि नागालैंड अभी तक खुद को वास्तुकला के रूप में प्रस्तुत करने का कोई तरीका नहीं खोज पाया है, जबकि इतनी सारी इमारतें बन रही हैं। आंशिक रूप से दिल्ली की लुक ईस्ट नीति का फल है। जब तक नागा लोग एक शक्तिशाली आधुनिक संस्कृति बनाने के लिए एकजुट नहीं होते, तब तक इस तरह के विकास की संभावना नहीं है, और इमारतें, बुनियादी ढांचे, सामान और संस्कृति के मामले में बहुत कुछ के साथ विदेशों से भेजी जाती रहेंगी। सबसे पहले लड़ाई को रोकने की जरूरत है। और फिर भी, जैसा कि एक नागा प्रमुख ने, जिन्होंने नाम न बताने की समझदारी दिखाते हुए हाल ही में एक भारतीय समाचार एजेंसी से कहा, मेरा खून नागा है। ये भगवान का फैसला है। इसका मतलब यह नहीं है कि भारत बुरा है, लेकिन हम अलग हैं। 1956 में हमारे माता पिता कहते थे कि आज़ादी पहले और शांति बाद में। अब शांति और एकता पहली प्राथमिकता है। लेकिन अगर विद्रोही एकजुट होते, तो मैं कल उनके लिए लड़ता।